औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज़म इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब हाइपोथायरॉयडिज़म इन प्रेगनेंसी को हमने डिवाइड करना है डिफरेंट डोमेन्स में, जिसमें हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहली डोमेन हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ द प्री प्रेगनेंसी। कि अभी जो पेशेंट है उसने कंसीव नहीं किया, वो नॉन केस है हाइपोथायरॉयडिज़म का, तो आप उसे कैसे डील करेंगे। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज़म सबसे ज़्यादा इस गाइडलाइन में मेंशन हुआ है, जिसमें हमारे पास जो T4 होता है वो नॉर्मल होता है और जो TSH होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कुछ भी कम नहीं हो रहा। असूलन तो T4 को भी कम होना चाहिए क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज़म है, लेकिन वो अभी कम नहीं हुआ। वो कम होगा तो वो ओवर्ट हो जाएगा। सब क्लिनिकल ऐसा होता है कि इसमें हमें कहते हैं कि जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज़म है इसमें बहुत ज़्यादा सटल क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ये क्लिनिकल फीचर्स होते ही नहीं हैं, या हम हाई रिस्क जो पॉपुलेशन होती है उसको स्क्रीन करते हैं बुकिंग पे तो पकड़ा जाता है ये, या फिर जो है वो इंसिडेंटली पकड़ा जाता है, या पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो हम करा लेते हैं। तो इसमें अब पेशेंट ने कंसीव नहीं किया हुआ और वो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज़म के साथ है, तो हमने कैसे मैनेज करना, दैट वुड बी बेस्ड ऑन हर serum TSH level. Okay, now our target serum TSH level for a patient of subclinical hypothyroidism is less than or equal to 2.5 milli international unit. I am repeating this again, less than and equal to 2.5. इस वैल्यू को अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, क्योंकि अब अगर जो है वो 10 से ज़्यादा है तो हमारे टारगेट से तो बहुत दूर है। तो कॉमन सेंस की बात है कि लीवोथायरॉक्सिन शुरू कराएं और इसको टाइट्रेट करें ऐसे कि TSH जो है वो अपने टारगेट तक आए। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, उसके अलावा इफ़ इट्स बिटवीन 10 such that it's less than 10 but it's more than 2.5, then in that case we can treat it, but we are supposed to treat it particularly if the TPO antibodies are positive. So in this case treatment is more important. इसमें फिर TPO antibodies का रोल आ जाता है। इसमें हमने ट्रीट करना ही करना है regardless of antibodies। इसमें अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं तो फिर लाजमी है कि आप ट्रीट करें। ठीक है, वरना इन्होंने रिकमेंड नहीं किया। मतलब इस सिनेरियो में जो मिडिल की वैल्यू है यहाँ पे, ये आपने ज़रूर जो है इसकी बेसिस पे अपना ट्रीटमेंट प्लान करना है आगे। अच्छा, अब लेट्स से दैट द पेशेंट हैज़ स्टार्टेड हर ट्रीटमेंट। ठीक है, शी इज़ डायग्नोज, टारगेट हम अचीव करना चाह रहे हैं। Let's say target achieve हो गया है. During that her pregnancy test becomes positive. So now she is pregnant and she is on subclinical hypothyroidism and she is taking her treatment. मतलब लीवोथायरॉक्सिन ले रही है। अब ये जो है क्वेश्चन बहुत कॉमन सिनेरियो है कि अब आपने उसकी डोज़ बढ़ानी है लीवोथायरॉक्सिन की। तो आप देखेंगे कि जो एंडोक्रिनोलॉजी वाले हैं मोस्टली पेशेंट्स आपको बताएंगे कि हफ्ते में 2 दिन हम डबल डोज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50 माइक्रोग्राम वो ले रही है तो वो सैटरडे संडे को उसको ईजी करके बताएगा कि आप जो 2 छुट्टी के दिन हैं उस दिन आप जो है वो हमारे नहीं होते, पेशेंट्स के तो होते हैं ना 2 छुट्टी के दिन, वो आप वो 2 गोलियाँ ले लें। Fine. So she is going to get 100 microgram on Saturday and 100 microgram on Sunday. So this is easier because this method of increasing dose is easier for the patient to understand. Like doubling the dose is very easy on 2 days. So this is the easiest method that's most commonly used by endocrinologists in your setups and our setups. But another technique is to increase the dose on daily basis. इट डिपेंड्स दैट व्हाट इज़ हर करंट डोज। अगर वो अभी लेस देन 100 माइक्रोग्राम की कोई डोज ले रही है, लेट्स से वो 50 माइक्रोग्राम ले रही है, तो आप उसे कहेंगे कि वो 25 माइक्रोग्राम पर डे बढ़ा दे। मतलब कि वो 50 ले रही है तो आप 75 माइक्रोग्राम पर डे ले लें। ठीक है, और अगर वो 100 माइक्रोग्राम या उससे ज़्यादा की डोज ले रही है, लेट्स से वो 120 माइक्रोग्राम ले रही है, तो फिर वो 50 माइक्रोग्राम पर डे बढ़ा दे। मतलब अगर वो 120 ले रही है तो वो 170 माइक्रोग्राम पर डे लेना शुरू कर दे। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। तो इस तरह से उसका प्री प्रेगनेंसी भी हमें समझ आ गया, और प्रेगनेंसी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर हो जाए ऑलरेडी डायग्नोज केस तो उसको कैसे मैनेज करना है ये भी समझ आ गया। नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज़ अ पेशेंट हु इज़ बेसिकली डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि वो प्रेगनेंसी में डायग्नोज हुई है। शी वॉज नॉट ऑलरेडी हैविंग दिस, और या हमें पता नहीं था, वो अब न्यूली डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी हम वही सिमिलर थ्रेशोल्ड यूज़ करेंगे कि सब क्लिनिकल में TSH की वैल्यू क्या, टारगेट सेम होगा 2.5
मिली इंटरनेशनल यूनिट। अब वो मोर देन 10 है, TSH 10 से 2.5 से ज़्यादा है, तो अगर वो मोर देन 10 है देन वी गोना स्टार्ट। अब यहाँ पे डोज आ जाती है 1 पॉइंट, क्योंकि हम उसे इनिशिएट करा रहे हैं 1.6 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम्स पर डे, एंड देन रिपीट TFTs आफ्टर 4 वीक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर वही ग्रे एरिया आ जाता है, ये ब्लैक था, अभी ग्रे एरिया आ जाता है, दैट इज़ लेस देन 10 बट इट्स मोर देन 2.5. सो इन दिस सिनेरियो द डो यू हैव टू ऑप्शंस, ओके. You can either consider starting treatment at a dose of 1 to 1.2 microgram per kilogram per day, ठीक है, और you can simply monitor her TFTs. अब अगर आप ट्रीटमेंट नहीं की तरफ नहीं जा रहे आप, तो फिर मॉनिटर करना पड़ेगा कहीं मोर देन 10 ना हो, जिस पॉइंट में मोर देन 10 होगा आपने ट्रीट करना है। तो ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं गाइडलाइन में, टेबल है उसमें, आप ये भी कर सकते हैं। Otherwise, you can monitor at 4 to 6 weekly interval until 20 weeks and then once at 28 weeks. ये हाइपोथायरॉयडिज्म की मॉनिटरिंग यहाँ पे मेंशन हुई है पूरी गाइडलाइन में, ठीक है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हैं उनका उन्होंने टेबल के शुरू में बताया कि उन्हें कैसे मॉनिटर करना है, मैं बताती हूँ। हाइपो में आपने मॉनिटरिंग याद कर लें, इन्होंने इसके साथ बताई भी है, लेकिन ये जनरल भी है, ये 4 to 6 वीकली इंटरवल्स पे आपने करना है 20 वीक्स तक, उसके बाद आपने वंस कराना है एट 28 वीक्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फेज़ आता है कि उसने बच्चा पैदा कर लिया, सो दैट्स पोस्टपार्टम। आप क्या करेंगे? अब ये GDM की तरह है कि डिपेंड करता है वो पहले किस स्टेट में थी। प्री प्रेगनेंसी जो डोज़ वो ले रही थी आप, और प्रेगनेंसी में डोज बढ़ गई तो विद इन 2 वीक्स आप वापस चले जाएं। आप अब यहाँ पे लैब्स का नहीं बताया हुआ, आपने लैब जो है वो तब 6 to 8 वीक्स पर ही करानी है, 6 वीक्स पर ही करानी है, TFT रिपीट फ़ौरन नहीं कराने, लेकिन विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर वो अपनी प्री प्रेगनेंसी डोज पर वापस जाएगी, ये बात याद कर लें आप लोग। और अगर वो कोई दवाई ले ही नहीं रही थी तो वो वापस प्रेगनेंसी से पहले, और प्रेगनेंसी में उसका हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोज हुआ तो वो वापस उस स्टेट में जाएगी। ये बड़ी मुझे वियर्ड बात लगी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कहा है कि वो आफ्टर डिलीवरी दवाई लेना छोड़ दे, बिकॉज शी वॉज नॉट ऑन एनी ट्रीटमेंट ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी. So in this scenario, what we're going to say is that she is going to sustain her treatment after delivery, and then she's going to repeat her TFTs after 6 weeks or 6 to 8 weeks. There is no 4 to 6 week range. The range is 6 to 8 weeks. Okay, this is a very important question where they mix it up. It's 6 to 8. It's not 4 to 6. Okay. Now, one more very important scenario is that the patient is euthyroid, but she is TPO antibodies positive. So, we have not done her TPO antibodies in her booking. She is already a known case, okay? हमने booking पे screening में antibodies करा नहीं लेनी hypothyroidism के केस में, वो already we know that she is TPO antibody positive and she is euthyroid. Now, if you know this, then you are supposed to check the levels of TPO antibodies at 3 intervals during her pregnancy, because she's at a very high risk of developing hypothyroidism. Number 2, very important point, is that it's a very important point. Please pay attention. TPO antibodies themselves are associated with poor pregnancy outcomes that include miscarriages and preterm births. Okay? सो अब यहाँ कोई सोचता ना कि TFTs ख़राब होंगे, TFTs ख़राब नहीं है, TFTs ठीक हैं, लेकिन एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, तो पेशेंट में मिस कैरेजेस के और प्रीटर्म बर्थ का ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों का, देन वाई डोंट वी स्टार्ट लीवोथायरॉक्सिन? अगर ये इतनी बुरी चीज़ है तो हम TFTs नॉर्मल होते हुए भी ट्रीटमेंट शुरू कर दें? तो इसका जवाब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रायल्स में ये देखा गया है कि इफ़ TFTs are normal and TPO antibodies are positive and you want to prevent these outcomes, you cannot prevent. आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, because levothyroxine कोई pregnancy outcome improve नहीं कर रहा, because thyroid तो ठीक चल रहा है, the TFTs are normal. So it's an autoimmune issue and you can't do anything. You just know that, and you can only counsel the patient about it. So what are you going to do? You're going to screen the patient for hypothyroidism, and you're going to repeat the TFTs at 3 intervals: at booking, then at 20 weeks, then at 28 weeks. Please remember this, because अभी हम hyperthyroidism जो डिस्कस करेंगे उसमें कुछ और है, और उसमें एंटीबॉडीज़ भी कुछ और हैं, उसमें मॉनिटर भी आपने कुछ और करना है। यहाँ पे प्लीज़ ये याद रख लें, आपने इसके टाइटर्स नहीं कराने,
आपको प्री प्रेगनेंसी ऑलरेडी पता है कि पेशेंट पॉजिटिव है, तो अब आपने इसके टाइटर्स नहीं कराने, आपने TFTs कराने हैं। वो क्यों कराने हैं कि कहीं पेशेंट को किसी पॉइंट पे, इन 3 पॉइंट से किसी पॉइंट पे भी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। शी इज़ वेरी प्रोन टू डेवलपिंग हाइपोथायरॉयडिज्म व्हेन हर TPO एंटीबॉडीज आर पॉजिटिव. Okay, so that's why you are kind of screening for hypothyroidism at 3 intervals. You're not going to measure the titers of the antibodies which are already positive. Okay, so I'm repeating this again and again because when we will do hyperthyroidism तो वहाँ पे हम एंटीबॉडीज़ के टाइटर्स करा रहे होते हैं ग्रेव्स में, ठीक है। यहाँ पे हम TFTs करा रहे हैं। सो दिस इज़ इट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। वी डिस्कस द प्री प्रेगनेंसी, हमने देखा कि प्री प्रेगनेंसी का एल्गोरिथम क्या है। फिर हमने देखा कि अगर पेशेंट कंसीव कर लेती है तो क्या डोज़ है, क्या है। पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान कंसीव कर लेती है तो डोज़ कैसे बढ़ानी है। प्लीज़ ये आपको प्रैक्टिकली भी आना चाहिए फॉर योर पेशेंट्स। एंड देन पेशेंट का पोस्टमार्टम मैनेजमेंट क्या है। तो थैंक यू।